सुप्रभातम। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और साथ ही आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान और साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। कहते हैं जिसका गुरु समय है उसने हर सबक सीखा है, उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए समय का ज्ञान और सम्मान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। देखते हैं आज का पंचांग। पंचांग जो है वो भारतीय इकाइयों को दर्शाता है, भारतीय काल दर्शक है, जिससे हमें पता चलता है कि तिथि, वार और नक्षत्र क्या है। सूर्य और चंद्र की दूरी से वार का निर्माण होता है। साथ ही ये कहा जाता है कि पंचांग में वैसे तो 5 तत्व होते हैं, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण है। लेकिन आपके लिए हम तिथि, वार और नक्षत्र का ज्ञान लेकर आते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी से हम ये जान सकते हैं कि आज का दिन हमारे लिए कैसा है और साथ ही नक्षत्रों की चाल का भी पता चलता है। क्योंकि अगर बात करें हिंदू काल दर्शन की और पंचांग की, तो इसकी गणना जो होती है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जो नक्षत्रों के आधार पर होती है। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, सोमवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। शब्दों की शक्ति अपार होती है। शब्द हमें प्रेरणा देते हैं और सकारात्मकता देते हैं। कुछ अनमोल वचन जो हमें जीवन में मार्गदर्शन देते हैं, उन्हीं को देखते हैं आज के सुविचार सुभाषित। द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं मुनीश्वर योगस्तद्वृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्। चित्त की चंचलता को नष्ट करने के 2 प्रमुख मार्ग हैं, योग और ज्ञान। जहाँ ज्ञान वस्तु के तत्व को यथार्थ रूप में देखना है, वहीं योग चित्त की वृत्तियों का शमन करना है। There are 2 main ways to destroy the restlessness of the mind: yoga and knowledge. Where knowledge is to seek the essence of the object in its true form, yoga is to suppress the instincts of the mind. श्रीमद् भगवद गीता धर्म ग्रंथ ही नहीं अपितु जीवन ग्रंथ है। गीता से हमें ज्ञान प्राप्त होता है जो हमारे संदेहों को दूर करता है, जीवन में आत्मविश्वास का निर्माण करता है और साथ ही कठिन परिस्थितियों में हमारा सही मार्गदर्शन करता है। गीता में ज्ञान के कई रूप उल्लेखित किए गए हैं, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का विशेष महत्व बताया गया है। आइए आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रभाग में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये खास रिपोर्ट, जिसमें वो अध्यायवार गीता का सार बता रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की विशेषताओं का गुणगान करती ये खास श्रृंखला। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्ण और अर्जुन के संवाद का योग या संयोग हो, या फिर कृष्ण के द्वारा उत्तरित वचनों का संग्रह या प्रग्रह
और जब यह अपने हाथों में हो तब श्री अर्थात संपत्ति, भूति अर्थात वैभव और विजय अर्थात जीत से भला दूर कौन रह सकता है। जी हाँ, गीता जयंती दिवस से पूर्व इन दिनों गीता महोत्सव का आयोजन चहुओर हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय ज्ञान परंपरा की अपनी विशेष श्रृंखला में आज से हम आरंभ कर रहे हैं प्रेरणा स्वरूपा भगवद गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों की प्रेरणा परकता को बहुत ही संक्षेप स्वरूप में रखने वाली प्रस्तुतियों की आवली के द्वारा। इसके लिए हम प्रत्येक दिन 2 अध्यायों पर करेंगे दृष्टिपात या सिंहावलोकन और बहुत ही संक्षेप में जानेंगे उन 2 अध्यायों की विशेषताओं और हर युग में प्रासंगिक और प्रेरक बने रहने वाले कुछ अंशों को भी। तो इस श्रृंखला में आज बात भगवद गीता के आरंभिक 2 यानी प्रथम और द्वितीय अध्यायों की। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि विषय वस्तु की दृष्टि से प्रथम अध्याय को कहा जाता है अर्जुन विषाद योग, क्योंकि यहाँ युद्ध करने और न करने की दुविधा में फंसे अर्जुन की पीड़ा और उस पीड़ा को बताने वाली हर उन परिस्थितियों का वर्णन है जिनकी समता हम भी अपने साधारण जीवन में अपनी परिस्थितियों की अनेक दुविधाओं से कर सकते हैं। इस अध्याय में श्लोकों की कुल संख्या है 47 और अब प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जो बहुत ही प्रसिद्ध है, फिर भी वह क्या है यह उच्चारणार्थ हम जान लेते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रथम अध्याय की संक्षिप्त उपस्थापना के बाद अब बात करते हैं द्वितीय अध्याय की, जहां 72 श्लोक हैं और इस अध्याय का नामांतर है सांख्य योग और नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ बुद्धि या ज्ञान दर्शन के व्यवहार के साथ श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया गया है। वे अर्जुन को स्वधर्म का पालन करने का उपदेश देते हैं और यह कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाना चाहिए। इन 2 अध्यायों की प्रेरणा परकता में और क्या है विशेष यह जान लेते हैं। गीता में प्रथम और द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन में हर समस्या का समाधान कैसा पाना है उसका बहुत सहज रूप से एक उपाय देते हैं, और वो है कि जब अपने समस्या को एक व्यक्तिगत स्तर पर देखे तब उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो जब अर्जुन उसमें अपने खुद के समस्याओं से झेल रहे थे और उन्होंने देखा कि अपने परिवार लोगों को उनको मारना है, तब वो वहाँ पे अपने सिर में युक्ति देकर बोलते हैं कि ये संभव नहीं है और करूँ भी क्यों। तब श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि ये आपका व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, इसके ऊपर जाके आपको समाधान पाना है। तो उनको समझाते हैं कि ये समाज में धर्म संस्थापन का युद्ध है। तो धर्म संस्थापन मतलब जो गीता में पहले 2 शब्द हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे का अगर हम क्रम पलटा देते हैं तो बन जाता है क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। हर क्षेत्र में जो उचित चीज़ है उसको अगर हम समझें, उसको अगर हम लागू करें, तब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे समस्याएं दूर हो जाते हैं। हमको वहाँ पे विन विन सिचुएशन, हर समस्या में जितना पाते हैं हम उसके बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में अर्जुन को अपने महत्व के बारे में समझाया, अपनी शक्ति को उनको एहसास दिलाया और उसके बाद समस्या का जो समाधान है उससे पार जाने का उन्होंने उपाय बताया। कुल मिलाकर 2 अध्यायों के कथ्य को अब हम हिंदी भाषा में काव्य की शैली में बताना चाहें तो कवि सुशील के ये वचन द्रष्टव्य हैं। कुरुक्षेत्र में हुए एकत्रित कौरव पांडव दल के वीर, शंखनाद से दिक्पतियों के भी उर को वे डाले चीर। महाभयंकर दृश्य नाश का देख हुए व्याकुल अतिपार्थ, बोले केशव से अपनों को मार सधेगा कैसा स्वार्थ। ऐसा कहकर धनुष त्याग कर बैठ गए रथ पर वह सविषाद, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़कर उचित नहीं ऐसा संवाद। आत्म तत्व है अमर क्षणिक जग, मति स्थिर कर नित कर्म, कहा कृष्ण ने कुंती सुत से सकल मनुज का यही धर्म। तो आज हमने बात की श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम और द्वितीय अध्यायों के विशेषताओं के बारे में। कल हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय और चतुर्थ अध्यायों की विशेषताओं के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। समय के चक्र की तरह ऋतु चक्र भी निरंतर चलता है और समय समय पर ऋतुएं बदलती रहती हैं।
सर्दियों का मौसम आ गया है। सर्द हवा और कम तापमान वैसे तो सभी को प्रभावित करता है और अगर ऐसे में लापरवाही की जाए तो कुछ समस्याओं का खतरा भी हो सकता है। सर्दियों के मौसम में कैसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल की जाए और कैसे रहें स्वस्थ, आपको बताते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। सर्दियों ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्दियों को अच्छा माना जाता है। सर्दियों में भूख अधिक लगती है और तरह तरह के व्यंजनों का आनंद भी लिया जा सकता है, लेकिन साथ ही सर्दियों में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। सर्दियों की ठंडी व रूखी हवा सेहत, शरीर और त्वचा को प्रभावित कर सकती है। जब ठंड आती है तब हमारे शरीर को उसके अनुकूल होने में थोड़ा समय लगता है। इस मौसम में अधिकतर लोग आलस्य में घिर जाते हैं और व्यायाम करना छोड़ देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सर्दियों में आमतौर पे काफ़ी इन्फेक्शंस जब चेंज ऑफ सीज़न होता है वो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी में आ जाते हैं, जिसमें बच्चे और बुजुर्गों को ज़्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 65 ईयर्स से एल्डरली जो लोग हैं या जिनको पुरानी बीमारियां हैं, उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली मैं बात करूंगा डायबिटिक पेशेंट्स की, तो उनको अपना रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। ब्लड शुगर का कंट्रोल करना चाहिए सर्दी के दौरान, क्योंकि वो सीडेंट्री ज़्यादा हो जाते हैं और आलस्य की वजह से वो कई बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। तो मैं हाइपरटेंशन और शुगर वाले या दूसरी किसी भी बीमारी वाले सभी लोगों को बोलाऊंगा इस सीज़न में अपने आप को एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाएं। सर्दियां हमें कई तरह से प्रभावित कर सकती हैं। सर्दियों में खान पान में घी, तेल और वसा युक्त तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और शारीरिक श्रम में कमी आती है, क्योंकि इस मौसम में अधिकतर लोग घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे मौसम में लोग पानी कम पीते हैं, जिससे निर्जलीकरण की समस्या हो सकती है। सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है और त्वचा की समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। सर्दियों से बढ़ जाता है संक्रमण का खतरा। ठंड में नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण हृदय और मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने में असुविधा होती है। इस कारण से ठंड के मौसम में हृदयाघात और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों के मौसम में गर्म तापमान से अचानक ठंड में जाना समस्या का कारण बन सकता है। बच्चों और बुजुर्गों में हाइपोथर्मिया यानी शरीर ठंडा पड़ सकता है और कोई अन्य समस्या होने पर गंभीरता बढ़ सकती है। सर्दियों के मौसम में अपने स्वास्थ्य को लेकर सभी को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष लोगों को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। हम लोग यूजुअली कहते हैं कि आप लेयर्ड वाले कपड़े डालिए, जितनी ज़रूरत है उतने पहन लीजिए, वूलन पहनिए। जिस टाइम टेम्परेचर बहुत लोअर होता है उस टाइम पे हम बोलते हैं कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग एल्डरली या जो अडल्ट्स हैं वो एकदम घूमने के लिए ना जाएं। जब धूप वूप निकल जाती है, टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है उस टाइम, लेकिन मिस ना करें। जब भी छींकें मुँह पर रुमाल रख लें या अपनी कोहनी के अंदर मुँह करके आप छींकेंगे तो दूसरा आदमी उसके संक्रमण से बच जाएगा। जिन लोगों को रेस्पिरेटरी कंडीशंस पहले से हैं उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि अपनी रेगुलर मेडिसिन्स लेते रहें। हृदय रोगी, ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्ट्रोक हो चुका है, दमा, COPD के रोगी, श्वसन रोगी, उच्च रक्तचाप से प्रभावित व्यक्ति, आर्थराइटिस या जोड़ों की समस्याओं के रोगी, श्वसन रोग से प्रभावित लोग, मधुमेह से ग्रस्त लोग, ऐसे लोगों की जटिलताएं बढ़ने का खतरा होता है। इसलिए सर्दी के मौसम में इन्हें अपने स्वास्थ्य के लिए अधिक सतर्क रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त वृद्ध व्यक्ति, नवजात शिशु और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। सर्दियों में अधिकतर लोगों की शिकायत होती है कि उनका वजन बढ़ गया, किसी की शुगर अनियंत्रित रहती है तो किसी के कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार होता है हमारा खान पान और जीवन शैली। सर्दियों के मौसम में बीमारियों से बचाव करना जरूरी है। सर्दियों में आहार और व्यायाम का विशेष महत्व है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और स्वस्थ रहने के लिए। हमारा जो ओरिजिनल आहार है, जिसमें ग्रेन्स हैं, जिसमें मिलेट्स हैं, उस सब को मिक्स करके खाना खाएं, जिसको हम संतुलित आहार बोलते हैं। हरी सब्जियां, ताज़ी सब्जियां और फ्रूट्स का सेवन जरूर करें। पानी का प्रयोग ज़्यादा रहना चाहिए। संतुलित आहार, रेगुलर व्यायाम, योगा, मेडिटेशंस, इसका यदि हम करते रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो हमें कोई भी इन्फेक्शंस या कोई भी बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगा।
यूनिवर्सल वैक्सीनेशंस हम सभी बच्चों में करवाना चाहिए। अडल्ट में भी, एल्डरली पेशेंट में, 65 के बियॉन्ड में कुछ वैक्सीनेशंस इन्फेक्शन रोकने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन है, न्यूमोकोकल का है। इस मौसम में सक्रियता बनाए रखें, साथ ही आहार और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सर्दियों के दिनों में ऐसा आहार लेने की जरूरत होती है जो शरीर को गर्म रखे, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए। यदि आप भी सर्दियों के मौसम में स्वस्थ और फिट रहना चाहते हैं तो आलस्य छोड़िए, व्यायाम अपनाइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाइए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। वैसे तो सर्दियों को स्वास्थ्यवर्धक मौसम कहा जाता है क्योंकि इसमें तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलते हैं। व्यक्ति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा सकता है और अपनी सेहत को भी बेहतर कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आलस्य घेर लेता है, अधिक ज़्यादा खाना खाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते हैं, खाना खाते ही सो जाते हैं। ऐसे में हाइपर एसिडिटी की समस्या उनको प्रभावित करती है। अगर आप हाइपर एसिडिटी से परेशान हैं तो अपने पाचन को बेहतर करने के लिए और इस समस्या को दूर करने के लिए कौन से योगासन और यौगिक क्रियाएं सहायक हो सकती हैं, आइए देखते हैं। नमस्ते, मैं अंकिता सूद। आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है योगा फॉर हाइपर एसिडिटी। अब हमको थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आराम अपने पेट को देना है और उसके लिए हम आपके साथ कुछ बहुत ही बढ़िया टेक्निक्स शेयर करने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं कुछ स्पेशल योग टेक्निक्स। फर्स्ट टेक्निक, योग मुद्रा। लूज सुखासन और पीछे अपने रिस्ट को पकड़ते हुए चिन अप, बेंड फॉरवर्ड, पूरी तरह से अपने पेट को सिकोड़ना है, शोल्डर्स को रिलैक्स करना है, रोक के रखना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ और फिर वापस धीरे से ऊपर आना है। इसको आप रिपीट कर सकते हैं 3 से 5 बार। टेक्निक नंबर 2, चक्की चलन आसन। दोनों पैरों को स्प्रेड कर लें, हाथों को धीरे धीरे हमने चक्की की तरह घूमते चले जाना है। क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार करना है और फिर रिलैक्स करना है। अब ये प्रैक्टिकल टिप्स आप लोगों ने मेरे साथ तो कर ली, मगर हम अपने गुरु माँ हंसा जी से कुछ स्पेशल टिप्स लेने वाले हैं। आइए। नमस्कार। एसिडिटी एक आम शिकायत हो रही है आजकल। जो आसन हमने बताए हैं उसको अच्छी तरह करें, नियमित रूप से करें। खाने में खट्टे खट्टे फल ना खाएं, मीठे फल खाएं और साथ में जैसे कि खीरा है, तरबूज है, नारियल पानी पिए, अच्छा रहेगा। तीखे चीज़ें खाना, पैकेटेड चीज़ें खाना ये बिल्कुल अवॉइड करें। थोड़ा थोड़ा करके खाना दिन भर में खाएं, एक साथ नहीं खाएं। रात का भोजन जल्दी करें और भारी ना खाएं, हल्का खाएं। हमेशा भोजन के बाद थोड़ा टहलें, पीठ के बल तो लेटना ही नहीं। ये सब नियमित रूप से अगर हम करेंगे, डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो एसिडिटी होगी ही नहीं। नमस्कार। योग बीमारियों से बचाव में तो सहायक है ही, साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो यौगिक क्रियाएं अवश्य करें। योग को अगर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया जाए तो 1 घंटा जो आप योग के लिए निकालते हैं वो आपके बचे हुए 23 घंटों को ऊर्जा से भर देता है और आपके जीवन को बेहतर बनाता है। इसलिए योग करते रहिए जिससे आपका जीवन स्वस्थ और बेहतर रहे। यहाँ पर कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे संस्कृत विषय में। आप देखते रहिए सुप्रभात। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस ज़रूरी है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संस्कृत सिर्फ भाषा ही नहीं, हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारे जीवन का ज्ञान है। तो आइए देखते हैं कि हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी क्या बता रहे हैं आज संस्कृत के विषय में। संस्कृत पाठशालायाम सर्वेषां स्वागतम। मित्रों, संस्कृत सीखने के अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के अंक में हम स्त्रीलिंग के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। यह अत्यंत सरल है। पुल्लिंग में जिस प्रकार सह का प्रयोग कर रहे थे हम, उसी जगह केवल सा इस पद का प्रयोग करना है। स्त्रीलिंग शब्द है जैसे बालिका, बच्ची को संस्कृत में बालिका कहते हैं। वह बालिका है, सा बालिका, सा बालिका। गायिका, सा गायिका, वह गायिका है। अध्यापिका, सा अध्यापिका, वह अध्यापिका है, वह टीचर है। सेविका, सा सेविका। देशभक्ता, सा देशभक्ता। माता, सा माता, वह माता है, वह माँ है। वैद्या, सा वैद्या, वह वैद्या है, वह डॉक्टर है। वैद्या इस पद का प्रयोग डॉक्टर के लिए होता है जो फीमेल हैं। तो हमारा वाक्य बनेगा सा वैद्या। नायिका, सा नायिका। दर्शकों, आप सभी जानते ही हैं, नायिका हीरोइन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। इसी के लिए अभिनेत्री शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पाचिका, सा पाचिका। पाचिका का अर्थ है भोजन पकाने वाली। जननी, सा जननी। जननी भी माता के लिए ही शब्द प्रयोग होता है। सहोदरी, सा सहोदरी। सहोदरी का अर्थ है बहन। भगिनी, सा भगिनी। भगिनी शब्द का भी अर्थ होता है बहन। युवती, सा युवती। नर्तकी, सा नर्तकी। मित्रों, इसी क्रम में आप अपनी फीमेल फ्रेंड्स के नाम भी सा इस पद के साथ जोड़ करके छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, सा लता, सा गीता, सा स्मृति, सा अपर्णा। ऐसे ही महिला मित्रों के या किसी भी फेमिनिन के नाम जो हैं वो इस सा पद के साथ आप प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। आप इन वाक्यों को बनाइए, करते रहिए अभ्यास और जुड़े रहिए हमसे संस्कृत पाठशाला में। अपने अग्रिम अंक में कुछ और नया लेकर आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भिवानी के दुल्हेड़ी गांव में कुछ युवाओं द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसमें गांव की पूरी टीम मिलकर काम करती है। इन युवाओं के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके मन के बात कार्यक्रम में भी की गई है, जिसके बाद इन युवाओं का उत्साह और भी अधिक बढ़ गया है। अब ये युवा अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी सफाई अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। मिलिए हरियाणा के दुल्हेड़ी गांव के स्वच्छता प्रहरियों से। युवाओं की ये टीम सामूहिक प्रयास व श्रमदान की एक अनूठी मिसाल पेश कर रही है। इस गांव में कोई भी अपने घर के आसपास कूड़ा नहीं डालता। यहाँ के युवा रोजाना सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक गांव की सफाई करते हैं। गांव के भीतर और बाहर पगडंडियों पर पौधारोपण करते हैं। नतीजा आज इनका गांव इनके काम की बानगी प्रस्तुत करता है। ये शुरुआत साल 2014 से हुई, जब गांव के युवा पवन सैनी व उनके 2 साथियों ने गांव की गलियों में साफ सफाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता गया और गांव के स्कूलों के अध्यापक, रिटायर्ड फौजी, किसान सभी इस मुहिम में जुड़ते चले गए। आज स्थिति ये है कि गांव के हर घर से ट्रॉली के माध्यम से कूड़ा उठता है और गांव की सभी गलियां व सार्वजनिक स्थल साफ सुथरे नजर आते हैं।
पर्यावरण के ऊपर और सफाई के ऊपर हम ये कहना चाहते हैं जी, हमारे गांव में तब से प्रधानमंत्री ने 2014 में स्वच्छता के प्रति जो स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन का जो अभियान चलाया था, हमने भी उसी टाइम ये प्रेरणा ले ली थी कि हम भी अपने गांव को, अपने मतलब शहर को साफ़ सुथरा रखेंगे। और उसके बाद हमने जो सफाई अभियान चला रखा है, उसके साथ साथ हमने पर्यावरण के प्रति भी हमने गांव में कम से कम, ये देखो आप अपने कैमरे की नज़र से दिखा भी सकते हो कि 1000 पौधे कम से कम हमने लगा दिए, जिनके अंदर हम हर साल अपने पानी के टैंकर से भी पानी की व्यवस्था डालते हैं और उनमें मोटर चला कर ड्रिप सिस्टम भी कर रखा है, उससे भी हम उनके अंदर पानी डालते हैं। हमारे गाँव में तो ये स्वच्छता की अलग जग चुकी है। हर बच्चा, हर युवा, हर ग्रामीण, यहाँ तक कि महिलाएँ भी स्वच्छता के प्रति बिल्कुल जागरूक हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, हमने ट्राली भी चला सकी है, ट्रैक्टर ट्राली हर घर से कूड़ा उठाने के लिए। हमारे गांव में न तो कोई महिला, न कोई बच्चा, न कोई साथी बाहर कूड़ा नहीं डालता। हमारी जब भी ट्राली आती है स्वच्छता अभियान की, हमारी ट्राली उसी के अंदर ही कूड़ा डालती हैं। यहाँ बच्चे भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं और बच्चे कूड़ा गली में नहीं डालते, बल्कि घर लाकर डस्टबिन में डालते हैं। इस गांव के लोगों से प्रेरित होकर अब आसपास के गांव में भी साफ सफाई करने वालों की टीम गठित होनी शुरू हो गई है, जो सामुदायिक प्रयास का एक अनूठा उदाहरण है। हिसार से इंद्रवेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीवन में स्वच्छता का विशेष महत्व है। आसपास की स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता, अगर स्वस्थ रहना है तो शरीर की स्वच्छता, और अगर मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो विचारों की स्वच्छता। स्वच्छता पर ध्यान दीजिए और इसका जो ज्ञान है वो हमें मिलता है समझ से। किस तरह से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं ये हम आपको बताते रहते हैं और साथ ही आपको रूबरू कराते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य और जीवन बेहतर हो सकता है। हमारी संस्कृति में ऐसा बहुत सा ज्ञान निहित है जिससे हम जीवन के लिए उपयोगी बन सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपके साथ फिर हाजिर होंगे, लौटेंगे कुछ और भारतीय संस्कृति का ज्ञान लेकर। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।